प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले क्लास में पढ़ाए हुए चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके आए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और सभी साथी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया सवाल है और आपको बताना है कि मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किसमें होता है। तो सर वो यीस्ट में होता है। यीस्ट के अलावा भी होता है हाइड्रा में। ये दोनों आप याद रखोगे, मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। बस ये दो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। आज के क्लास में हम उसी क्वेश्चन को लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मतलब लगातार पूछे गए हैं। देखो, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। सर द्विखंडन यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों ही हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे मत करना कि ए वाला गोला को ऐसे रंग देना फिर बी वाला में जाके ऐसे रंग देना, भैया जी पता चलेगा गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूरे 100 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। देखो, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से आप लोग बताओ 4 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। ओके, कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये 23rd होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, अंड प्रजक प्राणी कौन सा होगा। अंडा देने वाला प्राणी कौन सा है। सर मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सारे के सारे हैं जो अंड प्रजक प्राणी है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे साथ बोलते चलो और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिएगा, तब पढ़ाने में बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके, सभी साथी एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। देखो, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं, ये भी आसान है सर, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। समयुग्मक क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। डेली क्लास का टाइम अब शाम के 8 बजे कर दिया गया है, तो सभी साथी ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन कैसे होना है सर, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो और आपके सामने फ्री वाला क्लास बिल्कुल 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में बच्चों पूछा जा रहा है आप लोगों से, कैसा होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब क्या करेंगे बच्चों जानते हो, जैसे पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे और उसी क्लास में ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे अगर एक लाइन वाला ऐसे पढ़ लिए और नीचे 2-3 लाइन पढ़ लेंगे और नीचे ऑब्जेक्टिव दे देंगे, जिससे कि आप ऊपर पढ़ो और नीचे ऑब्जेक्टिव का सही आंसर लगाओ। तो ये हमने सोचा है बच्चों, बहुत जल्द करने वाले हैं। फिर बच्चों आप थ्योरी पढ़े हो ना पढ़े हो कोई मतलब की बात नहीं है, आप सभी क्वेश्चन का आंसर क्लास में ही लगा पाओगे। इस पर अभी काम चल रहा है, बहुत जल्द ये हम लॉन्च करेंगे। देखो बताओ, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा बच्चों, केचुआ हो जाएगा क्या। ये तो हमने बताया मुर्गी और सांप अंडप्रजक है और ये एक लिंगी होता है। और राइट आंसर आपका क्या होगा, 8 का डी हो जाएगा। जोंक जैसे ले लो, केंचुआ के अलावा आप क्या कहोगे सर, जोंक भी दे दो साथ में। और भी कुछ हो सकता है क्या, अच्छा स्पंज भी ले लो, स्पंज भी ले सकते हो साथ में। और क्या ले लो, हाइड्रा भी ले लो साथ में बच्चों। ये सब क्या है, ये सब द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी प्राणी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे होते हैं और रंगहीन, यानी कि बी और सी दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन डी आप लगाओगे। चलो
आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बोलते चलना है बच्चा पार्टी, पूरा बोलते चलोगे। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला क्या है बच्चों? क्लोरेला क्या है जल्दी से बताओ। 10 का जीवाणु है क्या? क्लोरेला जीवाणु है, बैक्टीरिया है। चलो बताओ, स्त्री दल चक्र पुष्पों में किससे बना होता है? तो सर ये स्टिग्मा से बना होता है, और कौन सा? स्टाइल से भी बना है, और ओवरी से भी बना है, यानी कि ये सारे के सारे से मिलके बना हुआ होता है। चलो 12 नंबर सवाल है, जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बच्चों तो ये युक्तांडपी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? युक्तांडपी कहलाता है। 12 का बी हो जाएगा। चलो अगला का बताओ जल्दी से, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? ये द्वितीयक केंद्रक है। कौन सी बच्चों? द्वितीयक केंद्रक है। ये सारे के सारे जब हम वन लाइनर कराते चलेंगे और क्वेश्चन को बनवाते चलेंगे तो फिर बच्चों गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाएगा? शरीफा है, सेब है, नारंगी है, तो हमें लगता है कि पुष्पासन तो सेब का खाया जाता है। आप गलती में डी मत लगाना, पुष्पासन इसका नहीं खाते हैं। लीची, शरीफा, ये सब का तो हम क्या खाते हैं बच्चों? बताओ जल्दी से, लीची का क्या खाते हो? ये आप कमेंट करके बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? जल्दी से बता दो। कौन सा हो जाएगा सर? द्वितीय केंद्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गला थोड़ा सा बच्चों ये गड़बड़ है, तो फिर हम आराम आराम से बोल के हम जल्दी पढ़ा देंगे। देखो, आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? यहाँ पे आवृत्त बीजी है, और ये हमने बताया था कि ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो बीज चोल खाया जाता है किसमें बच्चों? बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है। बीज चोल हम लोग किसका बच्चों? शरीफा का खाते हैं, ऑप्शन ए होगा। अच्छा, इसके अलावा किसका खाते हैं सर? जायफल का खाते हैं। और बीज चोल किसका खाते हैं सर? लीची का खाते हैं। पढ़ाए थे ना बच्चों, ऊपर भी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। लीची आए, जायफल आए, शरीफा आए, ये तीनों का बीज चोल खाया जाता है बच्चों। क्या खाते हो? बीज चोल खाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण सैल्विया में नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, ग्राफियन पोटिका कहां पर पाया जाता है बच्चों? ग्राफियन पोटिका कहां पर सर? मादा मानव के अंडाशय में। मादा मानव बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, गर्भाशय। देखो देखो, ये इतना आसान सा सवाल है, हर एक बच्चा को पता है। गर्भाशय किससे संबंधित है? क्या आपसे संबंधित है गर्भाशय बच्चों? बताओ, मुकेश कुमार या फिर कोई ऐसे कुमार से तो संबंधित नहीं है, तो फिर ये स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखना, गर्भाशय किससे? मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र बताओ जल्दी से, क्या होगा? ऋतुस्राव चक्र क्या होगा बच्चों? मनुष्य में होगा, बंदर में होगा, चिंपैंजी में, यानी कि प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र, और इसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, जो कि इन तीनों में होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं, जो कि बिल्ली, भेड़, ये कुत्ता सब में होता है। चलो बताओ जल्दी से, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? हिंदी में युग्मक कहते हैं गैमीट को, और युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होगा बच्चों, एंड्रोजन के द्वारा होता है। क्या बताओ तो एक बार? बिल्कुल सर, एंड्रोजन के द्वारा। चलो नेक्स्ट का जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो यहाँ पे प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? एक्रोसोम
कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला बताओ जल्दी से, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से बच्चों बताओ जल्दी से रक्त तथा परिवहन तंत्र का क्या होता है? उद्भव होता है। मीजोडर्म है। क्या है? मीजोडर्म होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहेगा 26 का? बताओ। देखो बहुत कम समय में हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, ये सब हम प्रश्न आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, ये क्या होता है कैसे होता है समझ के पढ़ेंगे हम क्लास में, जब आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव मिलेगा एक ही क्लास में। कुछ नया सोचे हैं, आपको टॉपर बनाने का अगर सोच लिए तो फिर बनाना तो पड़ेगा ना। देखो निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? बताओ जल्दी से कौन है जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा? वो पित्त पिंड होता है। घबराओ नहीं, इसे कॉर्पस ल्यूटियम कभी कभी लिख देता है। क्या लिखता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कैसे लिखेगा सर? ऐसे करेगा और कॉर्पस ऐसे लिख देगा, और ल्यूटियम कैसे लिखेगा? ऐसे करके ल्यूटियम लिख देगा। तो फिर घबराना नहीं, पित्तपिंड इसका हिंदी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है बच्चों? 2011 में भी जनगणना हुआ है सर। 2000 कब हुआ है? 11 में भी हुआ है। उसके बाद जाति आधारित गणना 2023 में भी हुआ है। तो बताओ यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया, बताओ क्या होगा सर? ये लगभग 2% में था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है बच्चों, और 2023 के जनगणना के अनुसार बच्चों 13 करोड़ प्लस है। 13 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो चुके हैं अपने बिहार में, सिर्फ बिहार में, अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं। चलो और आपको ये भी पता होगा कि अगर जनसंख्या की बात करें तो बिहार हमारा 3 नंबर पे है पूरे भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी रोकेगा फर्टिलाइजेशन को। कॉपर टी किसे रोकेगा? फर्टिलाइजेशन को रोकता है, निषेचन को रोकता है। अब सर निषेचन क्या कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, खनिज पदार्थ की कमी होगी, ये सारे के सारे में गिरावट आ जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस? क्या है? टाइफाइड होगा। यौन संचारित रोग कौन सा होगा जल्दी से बताओ आप लोग? यौन संचारित रोग सिफिलिस होता है। सिफिलिस हुआ, और कौन सा सर? एड्स होता है, AIDS वाला। उसके बाद और कौन सा होता है? गोनोरिया नाम सुने हो क्या? गोनोरिया, ये याद रखना, गोनोरिया भी हो जाता है। ये सब क्या है? यौन संचारित रोग है। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर के बाहर है तो बाह्य निषेचन, जिसे हम लोग इन विट्रो कहेंगे या फिर इन वीवो। बताओ जल्दी से क्या होगा 32 का बच्चों? इन वीवो तो आंतरिक वाला को कहते, तो इन विट्रो कह दो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किस में होती है? ये प्रश्न हमने ऊपर बता चुका, ये आप गलत नहीं करोगे सर, मादा जनन मार्ग में है। चलो नेक्स्ट बताओ। 34 नंबर सवाल है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? STD क्या है सर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। आपसे एग्जाम में STD लिख देगा, पूछेगा इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आप क्या लिखोगे सर? ये हमारा सेक्सुअली होता है, कौन सा होता है? ट्रांसमिटेड, और कौन सा होता है? डिजीज होता है। ये सब आप क्या करोगे बच्चों? याद रखोगे, एग्जाम में पूछेगा। और ये बताओ जननांग समस्या किनके द्वारा? पैपिलोमा विषाणु के कारण। चलो अगला बताओ जल्दी से। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है? हार्मोन मोचक वाला बात
LNG-20 है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 36 नंबर सवाल है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? स्वतः कौन सा होगा? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो बच्चों, हम देख रहे हैं। हाँ भैया, हरा टी शर्ट आप देख रहे हो। हाँ, उधर अभी खाना नहीं बना, इधर देखो क्लास इधर चल रहा है ना। अभी चुपचाप से आप क्लास देखो, जब हो जाएगा तो आप चले जाना। पहले इस क्लास को पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को याद करो। हमारे साथ जल्दी प्रॉमिस करो, सभी बच्चे जल्दी से करो कि सर इस 100 ऑब्जेक्टिव को कल तक हम याद कर लेंगे, क्योंकि कल तो आपका अगला क्लास आएगा। तो फिर आप आज ही याद करोगे, आज कुछ याद कर लोगे, रह जाएगा तो सुबह हम याद कर लेंगे और क्या। लेकिन इसे याद करना है, पूरे के पूरे विश्वास के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चे हमारे याद करते चलते हैं। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आया तो वो बना के आएंगे, हमें यही उम्मीद है। हम तो यही सोचेंगे ना कि हम जितना पढ़ाते आप याद करते जा रहे हो, अब आप देख लेते हो फिर छोड़ दिए, तो इससे हम क्या करें अब बताओ। तो अगर नंबर चाहिए भाई, चाहते हो ना आपके माता पिता का नाम हो, आप अच्छा नंबर लाओ, हाँ भाई वो किसका बेटा था, हाँ वो फलाना भैया का बेटा था, तो ये सब नंबर आएगा ना तब खुशी होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बताओ मेंडल ने किसका प्रतिपादित किया था? तो सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का आनुवांशिकता का नियम है। आनुवांशिकता का नियम है 37 का, आप भी लगा रहे हो कि सर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सहलग्नता का नियम किसने दिया है सर? ये तो दिया उसने, किसने दिया? बेटसन और पनेट ने दिया है। और ये 10% ऊर्जा का नियम ये लिंडमैन साहब ने दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया है। मेंडल ने चयन किया था, मेंडल साहब ने तो गार्डन मटर का चयन किया था ना बच्चों। मेंडल के द्वारा दिया गया कौन सा? आनुवांशिकता का नियम। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिया गया है? आनुवांशिकता का नियम दिया गया है। कौन सा नियम सर? आनुवांशिकता का नियम दिया गया, और ये गार्डन मटर पे। अच्छा, मेंडल साहब ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल साहब ने पूरे 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। चलो, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा? लिंकेज है। लिंकेज कहाँ है? जिसे हम लोग सहलग्नता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं सर? सहलग्नता कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलो बताओ, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर बच्चों ए बी वर्ग में आपसे पूछ लिया गया है, और आप क्या लगाओगे 41 का? तो सर मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अच्छा, अगर पूछेगा मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? तो मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित, जो कि एंटीजन यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप लिखो अगर ओ रुधिर हो, अगर मानव रुधिर ओ वर्ग हो तो इसमें क्या होता है बच्चों? हमारे साथ लिखो, लिखने से याद होगा क्या होता है इसमें। एंटीजन क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है सर, ये आपको याद रखना है। चलो अगला बताओ जल्दी से, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है? त्वचा का रंग होता है। क्या होता है साथी? त्वचा का रंग होता है। बताओ, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग अलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहाँ है सर हिंदी? अच्छा, ये इंग्लिश में एलील लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी लिखा है युग्मक विकल्पी। बच्चों देख रहे हो एकदम ध्यान से, जितने बच्चे हो ना इंग्लिश मीडियम के फिर हिंदी मीडियम के, तो दोनों ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को पहले एक बार हिंदी को भी देख लेना, कहीं ऑप्शन में गलत तो नहीं मार रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं बच्चों, एग्जाम में देखना, यहाँ तो एकदम सटीक आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य? असत्य मतलब क्या? गलत कथन। लक्षणों का निर्धारण कारक करते, ये तो सही है। कारक विविक्त होते हैं, मटर में कारक जोरों में होते हैं। एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है क्या? नहीं सर, एलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को व्यक्त करते हैं। यानी कि ये प्रश्न, ये लाइन ही गलत है हमारा बच्चों। ओके, याद रखना, मेंडल के अनुसार एलील स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं और उसका ये सम्मिश्रण नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। बताओ, मानव रुधिर एबीओ, मानव में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ, ये अपूर्ण प्रभाविता, बहु अलील, सह प्रभाविता, या बी और सी दोनों क्या दर्शाएगा?
जल्दी बताओ सर, ये अपूर्ण प्रभाविता और बहुअलील को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ओके, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सबको देने वाला यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछा गया। ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों। कैसा होता है ब्लड ग्रुप ओ? सार्वभौमिक रक्तदाता है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता? पैकेटीन की। पैकेटीन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, विभिन्न अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं जो है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो उजागर होती है वो किसके कारण? तो विनिमय के कारण। किसके कारण? एक्सचेंज के कारण। चलो 50 का बताओ, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अच्छा ये बताओ कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? आप बताओ जल्दी से। जीवित कोशिका बच्चों मैंने पूछा आपसे, बताते चलो जीवित कोशिका की खोज किसने की। अच्छा हमने ये पूछा आपसे, क्या पूछा सर, कि आप ये बताओ कि शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की? अच्छा ये शुक्राणु कोशिका नहीं, आप जीवित वहां बता दिए तो यहाँ मृत कोशिका की बता दो। मृत कोशिका की खोज किसने की? कोशिका से प्रश्न बनता है, बताओ जल्दी से। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत तो बताना ही है। तो यहाँ पे एक चीज और पूछ लेते हैं, अनुवांशिकता का सिद्धांत, ये तो जस्ट हमने बताया, फिर भी बताओ, ये बताओ, बोलने से याद होगा। तो सर अनुवांशिकता दिया गया है मेंडल साहब के द्वारा। अच्छा जीवित कोशिका किसके द्वारा सर? ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा दिया गया है। और मृत कोशिका सर किसके द्वारा दिया गया है? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया बच्चों, ये सब आपको याद रखना है। और वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया है। चलो बताओ, जेड जेड बटा में जेड डब्ल्यू जो है ये किस में देखा गया बच्चों? ये मोर में, ऐसे मुर्गियों में भी देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर बताओ क्या होगा? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत होता है सर वो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन बच्चों। 52 का बी हो जाएगा। चलो 53 देखो, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम है, बताओ जल्दी से। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र 45 होते हैं, तो डाउन में कितने होते हैं? डाउन में 47 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? दात्र कोशिका अरक्तता बच्चों क्या प्रदर्शित करेगा? प्लियोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है। क्या? बिल्कुल सही सर, मास्टर जी सही बताए हो, आप याद कर लेते हैं। चलो डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का कितना परसेंट होगा? डीएनए का अणु है जिसमें साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंट आपसे पूछा गया सर, वो हमारा होता है 32%। चलो अगला बताओ, इसमें तो सिर्फ हम भैया रटा देते हैं, उसके बाद वो थ्योरी वाला आएगा ना तो उसमें हम बताए 100% भाई एकदम समझ ना आए और एग्जाम में 35 बटा में 35, अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा 35 बनाना है तो हम 50 प्लस नहीं 60 प्लस की गारंटी लेके हम भेजेंगे, लड़ाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों। बस आप अपने मेहनत पे भरोसा रखो और रिवीजन करते चलो। डीएनए अणु का फ्यूरिन क्षार क्या होता है? फ्यूरिन बेस पूछा गया आप लोगों से, और बताओ क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन होता है बच्चों, डीएनए अणु है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता? डीएनए में नहीं होने वाला बताओ जल्दी से, किस में नहीं होगा डीएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन बच्चों। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, और उसमें क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यानी कि देखो एक हमारा किस में होता है, पहले ये बताओ। तो हमारा ये डीएनए वाला जिसमें नहीं होता है तो वो हमारा कौन सा होगा? ये हमारा डीएनए वाला है और ये आरएनए वाला होता है। तो डीएनए में कौन सा नहीं है? देखो ना, एडेनिन है क्या बच्चों? देखो ये हमारा एडेनिन ये सब, लेकिन हमारा जो डीएनए में नहीं होता है वो हमारा ये लास्ट वाला देखना है। देखो एक में थायमिन और दूसरा में ये हमारा कौन सा? यूरासिल है। तो आरएनए वाला नहीं, डीएनए वाला पूछा गया, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। डीएनए में यूरासिल नहीं सर, हमारा आरएनए में होता है। ओके चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? बी डीएनए है बच्चों, बताओ। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में बताओ सर 10 होता है। कितने पेयर्स? 10 होते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जेड डीएनए आ जाए, जेड डीएनए में कितने पेयर्स होते हैं बच्चों? जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो क्या लगाओगे सर? 12 होते हैं। जेड डीएनए 12 और बी डीएनए 10। हमारे साथ बोलो, जेड डीएनए 12, जेड डीएनए में 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं और बी डीएनए में 10, बी डीएनए में 10 होते हैं। चलो अगला बताओ। अगला नंबर देखो, ये रहा। डीएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए का पैरामिडीन है जिसमें कि थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। चलो अगला बताओ। आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। चलो बताओ, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64 होते हैं। अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरोन मॉडल जैकोब और मोनोड के द्वारा दिया गया था। ओपेरोन मॉडल जैकोब और मोनोड के द्वारा दिया गया था। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है सर? जीन का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन। कौन सा जीन का रेगुलेशन ये प्रदर्शित करेगा? यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए किसका एक उपयोगी साधन है बच्चों? बताओ किसका सर? ये फोरेंसिक साइंस का कौन सा होता? अंग विज्ञान ऐसे करके होता है। चलो बताओ, अंग संवर्धन क्या होता बच्चों? जल्दी से एक बार बताओ। ये हमारा फोरेंसिक विज्ञान वाला। चलो फोरेंसिक विज्ञान ही याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है। एकिडना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, योजक करी जिसे बोलते हैं। योजक करी होता है। डोडो क्या है? डोडो तो विलुप्त हो चुका है सर। तो बताओ डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? हमारे साथ बोलो, विलुप्त प्रजाति है। ये लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। 67 का बताओ जल्दी से। 67 बताओ। पक्षियों तथा तितलियों का डेना, डेना जानते हो ना, उसका पंख कैसा अंग है? पक्षी का कार्य भी है उड़ना, तितली का कार्य भी है उड़ना। तो बताओ क्या होगा इसका भैया जी आंसर? तो आप लगा रहे हो सर असमजात अंग है। कैसा अंग होता है? असमजात अंग है। देखो जात अलग है लेकिन कार्य समान है। समझो समझो, अगर हमारा कार्य अलग होता तो सम जात लगा देते, लेकिन जात समान नहीं है। तितली अलग है, पक्षी अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये प्रश्न है ट्रिटिकम स्टीवम। देखो ये गेहूं का एक प्रकार है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। एक प्रकार का हेक्साप्लोइड गेहूं है। उसमें क्या होता है? कितने गुणसूत्र होते हैं ये बताओ? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें? 68 का बताओ। 42 गुणसूत्र होते हैं गेहूं में। चलो बताओ, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होता है बच्चों। चलो बताओ, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? ऐप के। ऐप मतलब सर किस क्या होता है? ऐप मतलब लंगूर होता है क्या? ऐप कौन सा मोबाइल वाला ऐप मत समझना। चलो अगला बताओ जल्दी से। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो हेलमिंथ ग्रुप का है। किस ग्रुप का बच्चों? हेलमिंथ ग्रुप का। ओके याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा क्षय रोग का संक्रमण होता है सर? ये होता है हवा के द्वारा। क्षय रोग क्या है सर? क्षय रोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ऐसे करो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। और टीबी क्या है सर? ये हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि सर ये एक प्रकार का हमारा जीवाणु जनित रोग। आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा सर? कि पूछेगा ऐसे कि ये क्षय रोग कैसा, मतलब किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। आपके ऑप्शन में दे देगा जीवाणु, कवक, वायरस, ये सब दे देगा, लेकिन आपको तो भटकना नहीं है। क्षय रोग हो गया, उसके बाद कौन सा आप ले लो बच्चों? कौन सा? ये हमारा टेटनस हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ओके चलो
आगे बढ़ते और भी बहुत सारा मलेरिया होता है, ये सब क्या है, वायरस ये नहीं है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। देखो इनमें कौन जीवाणु, लो भैया देखो हमने नहीं बताया ना, देखो यहाँ पे आया हुआ है प्रश्न कि इनमें कौन जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु मतलब क्या, अभी जस्ट हमने बताया ना बच्चों, कौन सा, बैक्टीरिया जनित रोग पूछेगा, कुष्ठ रोग हुआ, क्षय रोग हुआ, हैजा हुआ, ये सारे के सारे क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ओके, आप ऐसे एक ट्रिक है वो अगले क्लास में बताएंगे, पंडित जी का टीका न्यू है, इसी से आपका सब जीवाणु का ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम अभी नहीं बताएंगे। चलो, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग है सर, आराम से मादा एनोफिलिस लगा लेते हैं। चलो अगला बताओ, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा, मनुष्य में जो दाद की बीमारी होती है वो कवक द्वारा होती है, किसके द्वारा सर, कवक द्वारा होती है। बूंद संक्रमण क्या होता है, बूंद संक्रमण एक प्रकार का निमोनिया है, बूंद संक्रमण बच्चों निमोनिया भी क्या है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है बच्चों, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, वो डायरेक्ट होने वाला रोग कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा सर, डायरेक्ट होने वाला रोग कैंसर होता है, ये किसी के द्वारा फैलता नहीं है, अगर उसको हुआ है तो ये किसी और को नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उससे इसको फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मलेरिया ये सब फैलता है लेकिन ये नहीं फैलता है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर सेल पर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, पशुपालन में सम्मिलित जो नहीं है वो बताओ, कार्बनिक खेती है, क्योंकि खेती वाला पशुपालन में कैसे आएगा। चलो अगला बता दो जल्दी से, शहद का निर्माण कौन करती है, शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी में करती है। अगर मानो एक मधुमक्खी का छाता ऐसे लटका है तो इसी में तीनों मधुमक्खी रहती है बच्चों, इसी में कार्यकर्ता नर मादा इसी में सब होती है, लेकिन शहद का निर्माण करने वाली बच्चों, शहद का जो निर्माण करती है ना वो कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है। ओके चलो अगला बताओ जल्दी से, पीसी कल्चर किससे संबंधित, हाँ ये भी पूछता है, पीसी कल्चर एपी कल्चर ये सब पूछता है, आपको बताना, पहले पीसी कल्चर बता दो क्या होगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, 81 का सही जवाब आप लगा रहे हो सर, जलीय जंतुओं से, यानी कि पीसी कल्चर आप कहोगे सर मत्स्य पालन, क्या कहोगे यहाँ पे, एक मिनट रुको, हाँ आप कहोगे सर ये मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन आपको याद रखना, मत्स्य मतलब मछली पालन हो जाता है, ये पीसी कल्चर के अंतर्गत। अच्छा रेशम कीट पालन जो होता है वो किस में होता है बताओ जल्दी से, पीसी कल्चर तो आप बता दिए, 81 का क्या लगा रहे हो सारे साथी, तो ये बी लगा रहे हो, तो बताओ कि ये हमारा रेशम कीट पालन वाला ये किस में, कौन से कल्चर में आएगा, ये आप बताओ। ओके चलो अगला बताओ, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, ताइचुंग ये किसकी किस्म है सर, धान की है, किसकी है, धान की है। चलो अगला बता दो, कल्याण सोना किसकी किस्म है, कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, सोना की नहीं है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए लगाओ। चलो अगला बता दो, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रोइन नामक, फिब्रोइन कौन सा, फिब्रोइन 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, बासमती चावल की कितनी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती है, 27 हो जाएगा, कितनी, 27। चलो एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया क्या है बच्चों बताओ, एसिटाबुलेरिया क्या होता है, शैवाल है, एसिटाबुलेरिया शैवाल है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, क्या होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, पूछेगा, क्या पूछेगा सर, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ये पीईजी का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है, तो आप लिखोगे सर ये हमारा होता है, क्या होता है आप बताओगे सर, ये होता है पॉलीएथिलीन और कौन सा होता है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, पादप कोशिका संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्तता कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी इसे कहते हैं, या फिर फुल पोटेंसी इसे ही कहते हैं बच्चों, 88 का
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? 88 का तो सी है, तो सर सी होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने वाला बात वही। अच्छा, दूध की शुद्धता को हम किस में मापते हैं? तो सर इसे हम लोग लेक्टोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लेक्टोमीटर में मापते हैं। क्या मापते हैं सर? दूध की शुद्धता। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? तो लेक्टोमीटर में मापते हैं। 89 का बता रहे हो सर, ये लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनाने, यानी कि लेक्टोमीटर लैक्टोबैसिलस मिलता जुलता बात है, आप याद रख लो दोनों को। चलो, ब्रीवरी का संबंध किससे होता है? ब्रीवरी का संबंध सैक्रोमाइसिस से होता है। ब्रीवरी का संबंध सैक्रोमाइसिस से है। चलो अगला बता दो, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है? पूरे 100 था, अभी तक हम रुके नहीं है बच्चों, देख रहे हो एनर्जी वहीं पे है, बरकरार है, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो आप लोग। देख रहे हो कितना मेहनत करते फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। बताओ जल्दी से क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? जाइमेज हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ सभी साथी, क्या होगा? बायोगैस में क्या होता है? CO2 H2S CH4, ये सारा का सारा तो बायोगैस का ही क्या है सर? ये हमारे बायोगैस में होते हैं। ओके चलो, अगला बता दो, निम्नलिखित में से कौन मीथेन का उत्सर्जन करता है? धान का खेत, पशु, दीमक, ये सारा का सारा, ये भी डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का। किसका बच्चों? नील हरित बैक्टीरिया का। चलो अगला बता दो, फ्रैंकिया एक प्रकार का क्या है? फ्रैंकिया एक क्या है? तो ये जैव उर्वरक है। क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। चलो अगला नंबर सवाल है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है। चलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैची के रूप में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलो क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन को ये हमारा है। तो ये बताओ, बॉल कृमि मतलब कोई भी कीड़े से ये किस फसल को बचाता है? तो बताओ किसको? ये कपास को बचाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल जवाब जल्दी से बता दो, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो भूमि का होगा। जल धारण तो यही करेगा ना बच्चों, मतलब सबसे ज्यादा अपने अंदर समाने की क्षमता। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, मरुस्थलीय अनुकूलन का कौन सा उदाहरण होगा? मरुस्थल में रहने वाला कौन सा? नागफनी ही तो होगा। ये सूखे हुए में एकदम बढ़िया से एकदम मस्ती जीवन जीता है बच्चों, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो, ट्रापा क्या होता है सर? ट्रापा ये तो जलोद्भिद होता है। चलो अब बताओ बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा? सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, और एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा। साथी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करिएगा। 8 बजे तैयार रहिएगा, और बहुत जल्द हमारा थ्योरी बेस क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ लेके चलेंगे, और आपका रिवीजन पूरे शुरू से करवाएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।